हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी काफ़ी सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, साथ साथ एनसीईआरटी भी चल रही है। और एनसीईआरटी के अंतर्गत बेसिक सी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें बताई जा रही है, बहुत अच्छे से। प्री और मेंस में एनसीईआरटी का किस तरीके से यूज होता है, उसके हिसाब से चीज़ें आपसे बताई जा रही है। बस ये चीज़ें आप डिपेंड करेगी आप पे कि आप इनका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए, पॉलिटी है वो लगभग लगभग काफ़ी हद तक हमने पढ़ ली है, और कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंत तक हम पॉलिटी काफ़ी हद तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों, उसमें संसद, पार्लियामेंट एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद न्यायपालिका। ये तीन मेजर टॉपिक हैं जो एक आपका टाइम ले सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आएंगे जिनको हम जल्दी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद का एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, उसको देखेंगे। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है वित्तीय जवाबदेहिता बनाए रखना। अब एक एक शब्द को समझो, कोई भी नया अगर जुड़ा होगा तो उसको समझ में जरूर आएगा। वित्तीय जवाबदेहिता, ये आप सभी को पता है कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। कौन सी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की सबसे खास जो विशेषता है वो है कि ये कार्यपालिका को या सरकार को, कार्यपालिका या सरकार को क्या करती है? जवाबदेही बनाए रखती है। जवाबदेही का मतलब आप समझते हो अकाउंटेबल। कि अकाउंटेबल का मतलब होता है कि कोई कार्य कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसी लीगल आधार पर उसी की होगी। अगर उसके द्वारा कोई गलत काम किया गया है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो कार्यपालिका एक तरह से उस पर कंट्रोल होता है, उसका उत्तरदायित्व होता है। तो वित्तीय जब संसदीय शासन में कार्यपालिका पर सरकार, जो संसद है, वो जवाबदेही बनाए रखती है, उसको नियंत्रण में बनाए रखती है। क्योंकि आपको पता है संसदीय शासन में संसद जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। और सरकार है वो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती उसको, वो संसद के जो लोकसभा है उसमें सबसे ज्यादा जिसको लोकसभा में सीटें प्राप्त होती है वो सरकार में आता है। तो उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती है जनता। किसके थ्रू? अपने रिप्रेजेंटेटिवों के थ्रू। जो संसद में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं उनके थ्रू जनता सरकार पे नियंत्रण रखती है। तो इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए संसद के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो मेथड है वो अपनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। जिनमें अगर हम बात करें प्रश्न पूछ करके, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन कर करके, प्रश्न पूछ करके, क्वेश्चन करके, इसके अलावा उसको विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, कई प्रस्ताव ला करके, फिर सबसे महत्वपूर्ण काम है कि संसद की वित्तीय जवाबदेहिता को बनाए रखना। वित्तीय जवाबदेही यानी कि सरकार जो भी खर्च कर रही है वो पैसा सरकार जनता का है। तो जनता के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसको पूछने का अधिकार जनता के पास है। और वो सही जगह खर्च हो रहा है नहीं हो रहा ये जानना भी जनता का अधिकार है। और इसी संदर्भ में वित्तीय जवाबदेहिता जनता की ओर से संसद बनाए रखती है। तो दोस्तों, वित्तीय जवाबदेहिता कार्यपालिका बनाए रखने के लिए संसद एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसमें कई चीजों का संसद यूज करती है, और उनमें से एक महत्वपूर्ण जो साधन है वो है बजट। तो किसी भी देश के संचालन के लिए, किसी भी समाज के संचालन के लिए, किसी परिवार के संचालन के लिए एक बजट बहुत जरूरी होती है। बजट एक पार्ट है वैसे तो इकोनॉमी का, ठीक है, लेकिन हम आज इसको पॉलिटी के संदर्भ में बजट को पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे संविधान में एक बात लिखी हुई है कि बजट के पहली बात तो ये ध्यान रखना, हमारे संविधान में बजट नाम शब्द का कभी यूज नहीं हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, कभी गलत कर देते हैं, ये बजट यूज नहीं हुआ है संविधान में, ठीक है ना। बजट शब्द संविधान में यूज नहीं हुआ है। संविधान में ये लिखा गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखना, आय व्यय का वित्तीय लेखा जोखा, ध्यान रखना, वित्तीय लेखा जोखा, भाई सरकार की कितनी आय है और सरकार उस आय को किस प्रकार से खर्च करती है, इसका जो अकाउंटिंग होती है वो सभी क्या है? बजट है। तो आर्टिकल 112 यानी कि 112 के अंतर्गत भारत में सरकार के आय व्यय के लेखे जोखा का विवरण दिया गया है। और इसी विवरण को जनरल भाषा में हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। क्योंकि बजट क्या होता है कि बजट में आपको पता है कि दोनों चीजें होती है, सरकार क्या खर्च करेगी और सरकार का क्या प्राप्तियां होंगी। भाई सरकार प्राप्ति मतलब आय क्या होगी सरकार की। अब खर्च करने का दो तरीके हो सकते हैं, वो राजस्व भी खर्च कर सकती है और पूंजीगत भी खर्च कर सकती है। और प्राप्ति भी दो तरीके से हो सकती है, राजस्व भी प्राप्ति हो सकती है और पूंजीगत प्राप्ति हो सकती है। राजस्व प्राप्ति वो प्राप्तियां होती है जिनको प्राप्त करने पर सरकार की ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ती है ना ही सरकार की कोई असेट घटती है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स। अब सरकार को टैक्स मिला है तो इसके बदले सरकार को कुछ देना नहीं है, इसे बोलते हैं राजस्व प्राप्ति।
इसी प्रकार सरकार को कुछ शुल्क मिला है, जैसे सरकार फाइन लगाती है, अब फाइन लगाने के बाद सरकार को कुछ देना नहीं है आपको, तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सरकार को खुद को कुछ नहीं देना और प्राप्तियां होती है उसको, इसे बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्ति में है कि या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी या सरकार की कोई असेट कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने मान लिया लोन लिया है तो लोन किस में आएगा, पूंजीगत प्राप्ति में। लेकिन हम किसी से लोन लेते हैं तो चुकाना भी पड़ता है, तो लोन हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। तो इस प्रकार की जो रिसिप्ट होती है उनको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। इस टॉपिक को हम मेन मतलब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, या जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया। तो बजट के अंतर्गत ये चीज आती है। अब इनको किन किन हेडों में कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, इस सब पे सरकार संसद का नियंत्रण होता है। संसद डिसाइड करती है, बिकॉज क्योंकि अंतिम शक्ति संसद के पास है, बिकॉज क्योंकि अंतिम शक्ति जनता के पास है। और संसद में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जितने भी एमपीज हैं, वो जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसी संदर्भ में बजट की यहाँ बात होती है। तो बजट की बेसिक सा बैकग्राउंड है वो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि बजट का पूरा मामला चलता कैसे। आपने सुना होगा बजट हमारे प्रस्तुत होता है माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से, फिर उस पर डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आज हम यहाँ देखेंगे बजट का आखिर का प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रक्रिया, विशेषकर कि किस आर्टिकल के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है और वहां लिखा गया आय व्यय का लेखा जोखा। ध्यान रखना, बजट शब्द यूज नहीं हुआ है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, गलत नहीं करना है, लेकिन हम कॉमन भाषा में उसको बजट बोलते हैं। अब इस बजट का क्या प्रोसेस होती है, जैसे कई प्रोसेस होती है दोस्तों, बजट की कई चरणों से निकलना पड़ता है बजट को, जब जाकर के बजट प्रस्तुत होता है। सबसे पहले क्या होता है कि बजट का प्रेजेंटेशन होता है। और प्रेजेंटेशन दोस्तों आपको पता है पहले होता था ये मार्च के फर्स्ट वीक में, और अब होता है फरवरी के फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग। जो फरवरी का फर्स्ट वर्किंग डे होता है उस दिन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। कौन प्रस्तुत करेगा, वित्त मंत्री। बजट प्रस्तुत कौन करेगा, वित्त मंत्री है। फरवरी माह के फर्स्ट वीक में बजट है उसको प्रस्तुत करता है। और इसी दौरान आपने सुना होगा वो क्या क्या चीज देता है, स्पीच। बजट पे अपना जो स्पीच होता है उसको भी वो प्रस्तुत करता है। तो बजट का पहला काम होता है कि फरवरी माह में इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रेजेंट में जस्ट छोटी सी चर्चा होती है, प्रेजेंट में कोई विशेष डिस्कशन नहीं होता, ना कोई वोटिंग होती है, कुछ नहीं होता। बजट के अलग अलग प्रोविजन होते हैं, सरकार बताती है कि हमारा ये प्लान है। बजट जस्ट एक प्लान होता है कि हम इस तरीके से हमारा रेवेन्यू प्राप्त होगा, उस रेवेन्यू को हम इस तरीके से खर्च करेंगे, ये सरकार चीजें बताती है। तो बजट में माननीय वित्त मंत्री के द्वारा सदन में उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। प्रस्तुत करने के बाद एक अगला फेज होता है लेखानुदान। दोस्तों इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा, विशेषकर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए। इसका मतलब हमने अच्छे से बताएंगे इसकी प्रोसेस क्या क्या है। तो दूसरा चरण आता है लेखानुदान का। तीसरा चरण आता है कि ये बजट जो प्रस्तुत किया है इसके बाद जाता है विभागीय समितियों के द्वारा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ विभागीय समितियां कितनी है, 24 है। ये हमने बता दिया आपको। 24 में से 16 विभागीय समितियां ऐसी हैं जिन पे संसद का लोकसभा का कंट्रोल रहता है, और 8 विभाग समिति ऐसी है जिन पे राज्यसभा का कंट्रोल होता है। तो जो विभागीय समिति होती है इनका प्रोविजन हमारे समिति, पहले थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं, आगे बताया रखा है वैसे मैंने। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पहली स्टेज होती है कि बजट को प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड स्टेज लेखानुदान की होती है, इसको बताएंगे हम क्या होता है। थर्ड स्टेज है कि विभागीय समितियों के लिए जाता है बजट जो प्रस्तुत किया है, ये अलग अलग विभागीय समितियां उनके पास जाता है। फोर्थ, उस विभागीय समितियों की रिपोर्ट के बाद उस पर जितनी डिमांड जनरेट हुई है वो डिमांड होती है। और फिफ्थ, उस पर फिर वोटिंग विनियोग विधेयक से धन लेकर करता है, और वित्त विधेयक के माध्यम से क्रेसेज होती है। अब इसमें क्या बताता हूँ प्रोसेस क्या होती है। ये एक एक चीज को देखते हैं सबसे पहले विस्तार से। वो तो एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया था, अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले होता है बजट का प्रेजेंटेशन। क्या होता है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंट किया जाता है बजट को। अब ध्यान रखना, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बजट का पहला टाइम होता है कि बजट है उसको प्रेजेंट किया जाता है, और विशेषकर अब होता है फरवरी का पहला वर्किंग डे। पहले ये मार्च का वर्किंग डे होता था, अब फरवरी का पहला वर्किंग डे होता है, और बजट है इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरा, बजट पर दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के कई बार पीसीएस में इस यूपीएससी में क्वेश्चन आए बजट को लेकर के कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति बजट को लेकर होता है, अर्थात बजट राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। इसका कारण ये हो सकता है दोस्तों क्योंकि हमने संघीय शासन प्रणाली अपनाई है,
और बजट में जो हम टैक्सेशन से चीज़ें जुड़ी हुई होती है, कई योजनाओं से चीज़ें जुड़ी होती है जिनसे स्टेट भी इफेक्ट होते हैं, आपको पता है। और स्टेटों की ओर से कोई तो उनकी ओर बात करने वाला होता है, क्योंकि राज्यसभा की भूमिका इसमें नहीं होती, इसलिए राष्ट्रपति स्टेट की ओर से बात करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को वोटिंग देने में राज्य विधानसभाओं की भूमिका होती है, इसलिए राष्ट्रपति कहीं ना कहीं राज्य विधानसभाओं की भूमिका जो उत्तरदायित्व है उनको निभाने में सहयोग करता है। तो इसलिए बजट पर पूर्व सहमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। समझ गए मेथड को? भाई देखो, लोकसभा में रहता है, राज्यसभा में जाता नहीं है। अब राज्यसभा में जाता तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता, लेकिन चूंकि राज्यसभा में जाता नहीं तो राज्यों की बात कौन रखेगा? तो राष्ट्रपति राज्यों की बात रखता है वहां पर, इसलिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसमें जरूरी होती है। ठीक है। तीसरा, इसको वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैंने बताया कौन प्रेजेंट करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसको प्रेजेंट करती है। जब ये प्रस्तुत होता है उस टाइम छोटी छोटी इसमें चर्चा होती है कि बजट को क्यों ला रहे हैं, हमारा भी अगले साल का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पर चर्चा होती है। ये जनरल आपको समझना है कि बजट में होता क्या है। किताब में आप समझ ही लेंगे, पढ़ लेंगे, अलग बात है, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है, लोकसभा में आएगी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जाएगी और बजट को प्रस्तुत करेगी। थोड़ा थोड़ा उसके उद्देश्य है, लक्ष्य उनको बताएगी, फिर कुछ विपक्ष के लोग हैं वो अपनी बातें रखेंगे, सामान्य से चर्चा होगी, डिटेल चर्चा नहीं होगी, ये ध्यान रखना। दोस्तों, हमारे यहाँ सरकार का एक नियम होता है, संसद का एक नियंत्रण करती है सरकार के माध्यम से वित्तीय, क्योंकि वित्तीय वर्ष होती है हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। और दोस्तों, नियम ये होता है कि इस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जिस डिपार्टमेंट को जो फंड दिया गया है, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो फंड दिया गया है उस फंड का यूज वो केवल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही कर पाएगी। इसके बाद वो फंड का यूज नहीं कर सकती, वो फंड लैप्स हो जाता है। ज्यादातर फंड लैप्सेबल वाले होते हैं, जो अगर किसी ने यूज नहीं किए तो लैप्स हो जाएंगे। कुछ फंड जो डिसाइड होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन 99% फंड लैप्सेबल होते हैं। तो 1 अप्रैल से मान लो किसी डिपार्टमेंट को 1 अप्रैल से पैसा दिया, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1 अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाली को 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए और इसको खर्च करना था 31 मार्च 2022 तक, ये 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और ये जो पिछला बजट था उसमें इनकी परमिशन मिली थी संसद से, कि संसद की यही तो सबसे बड़ी पावर है, वो परमिशन देती है कि इस दौरान इतना खर्च आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। जब पहले दोस्तों हमारा बजट प्रस्तुत होता था फरवरी में, मतलब मार्च में, पहले की बात है, मार्च में जब हमारा बजट प्रस्तुत होता था तो इसको फाइनल पार्ट होते होते इसको मई या जून हो जाते थे, और जब तक बजट फाइनल पार्ट नहीं होगा तब तक सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। अब मान लें मई और जून तक सरकार को पैसा नहीं मिल रहा और पिछला पैसे को सरकार सिर्फ 31 मार्च तक ही यूज कर सकती है, उसको 1 अप्रैल नई फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं कर पाएगी। तो अब मान लें 1 अप्रैल को जैसे ये 10,000 रुपये खर्च हो गए या नहीं भी हुए, 31 मार्च 2022 तक 10,000 रुपये सरकार खर्च कर सकती है। अब ये बताओ कि 1 अप्रैल को सरकार कहाँ से खर्च करेगी? 1 अप्रैल को सरकार के पास पैसे चाहिए तो कहाँ है? जबकि सरकार को पैसे मिलते हैं बजट से, तो बजट तो आपका अभी तक पारित हुआ नहीं, फाइनल नहीं हुआ, और जब तक बजट फाइनल नहीं होगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस दौरान इमरजेंसी के लिए सरकार को एक प्रोविजन दिया गया था, वो था बोर्ड एंड अकाउंट, उसे बोलते हैं लेखा अनुदान। ये आपको बिल्कुल समझना है। लेखा अनुदान ये था कि नॉर्मली सरकार को एक स्पेशली फाइनेंशियल ईयर में पैसे खर्च करने की बात होती है, लेकिन चूंकि बजट की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाता है, बजट पहले अप्रैल मई जून तक होता था, और मई जून तक बजट जब फाइनल होता था तब जाकर के सरकार को पैसा मिलता था। इसलिए 1 अप्रैल से और जब तक बजट फाइनल हो तब तक सरकार चलाने के लिए पैसा कहां से लेके आए, तो उसी के लिए प्रोविजन किया गया था बोर्ड एंड अकाउंट को। इसके माध्यम से इमरजेंसी में सरकार को पैसे निकालने की 1 अप्रैल से लेकर के जब तक बजट फाइनल हो तब तक पैसे निकालने की अनुमति मिल जाती थी। ठीक है ना? तो ये कब होता था? नई वित्तीय वर्ष जैसे प्रारंभ होगी उसको पूरा करने के लिए होता था। और सरकार के पास कोई वित्तीय साधन है नहीं है, ऑब्वियसली कोई वित्तीय साधन नहीं बचे, क्योंकि 31 मार्च को सारे वित्तीय साधन समाप्त हो जाते हैं। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को सरकार कहां से खर्च करेगी? तो उसके लिए सरकार को संसद से परमिशन लेने के लिए बोर्ड ऑफ अकाउंट लाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों पिछले 2 साल से 3 साल से ये लाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी में बजट प्रेजेंटेशन होता है और 31 मार्च तक लगभग फाइनल होकर के सरकार के पास फंड आ जाता है, और जब 31 मार्च तक सरकार को फंड आ जाता है तो अपने आए हुए फंड में से ही सरकार 1 अप्रैल से खर्च करना चालू कर देती है। इसलिए
हाल फिलहाल बोर्ड ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ रही। तो बोर्ड ऑफ एन अकाउंट है, जिसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो ये पहले होता था, पहले बजट प्रेजेंटेशन होगा और साथ में बोर्ड एंड अकाउंट रखते थे कि भाई अब आप 1 अप्रैल से क्या खर्च करोगे, इतना थोड़ा सा बेसिकली। लेकिन इसमें जो भी फंड मिलता था, जैसे मान लें बोर्ड एंड अकाउंट में मान लें सरकार किसी किसी मिनिस्ट्री को 5,000 रुपये मिल गए और बजट के माध्यम से उसको 10,000 रुपये मिले, तो 5,000 रुपये पहले ही माइनस हो जाएंगे उसके कि भाई आपको एडवांस में दे तो दिए। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है। इस तरीके से सरकार के द्वारा किया गया एक एक रुपये का हिसाब रखना पड़ता है। यही सरकार की वित्तीय जवाबदेहिता होती है, जिसको निर्धारण करने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप समझ रहे होंगे जब भी ये कोई पूछे आपसे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी कई बार यूपीएससी में पूछी गई, इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है। यानी कि एडवांस में संसद को सरकार के बजट पारित होने तक धन निकालने की अनुमति इसके माध्यम से मिल जाती है। जो मैं बता रहा हूँ वही बात इसमें। दोस्तों अब ये बात होगी, अब बजट प्रस्तुत होने के बाद बजट जाता है विभागीय समितियों के पास। अब कैसे जाता है विभागीय समितियों के पास, ये मैं देख लो। तो सबसे पहले हम विभागीय समितियों की बात करते हैं। तो दोस्तों विभागीय समितियां मुख्य रूप से संसद की ही समिति होती है। ये विभागों के कार्यों की जांच करते हैं। आपको पता है एक मिनिस्ट्री है और हर मिनिस्ट्री में 3-4-5 विभाग, ऐसे सरकार के पास कोई लगभग 200 विभाग, 100-200 विभाग है। डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इतने बहुत सारे एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल वाला, अलग अलग डिपार्टमेंट है। और हर डिपार्टमेंट का अपना एक्सपेंडिचर होता है और अपना रेवेन्यू होता है। ठीक है। तो संसदीय समितियां होती है, ये क्या करती है, डिपार्टमेंट वाइज सरकार का एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है कि इस वर्ष में सरकार ने क्या काम किए, कितना बजट मिला था, इस वर्ष में इन्होंने क्या खर्च किया। सरकार का सभी आ गए, जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज होती है, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूट होती है, वो सारी सरकार का भाग होगी। तो विभागीय कार्यों की जांच, अलग अलग विभाग के कार्यों की जांच करने के लिए हमने एक विभागीय समितियां भी बनाई। और आपको पता है दोस्तों, ये समितियां ज्वाइंट समिति होती है, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य उसमें राज्यसभा के होते हैं। ये परमानेंट होती है। और विभागीय समितियों की अगर मैं बात करूं, जो आपने सुना होगा आर्थिक आर्थिक मामले विभाग समिति, शिक्षा के विभाग समिति, ऐसे करके टोटल 24 विभागीय समितियां होती है। इन 24 विभागीय समितियों की अगर मैं बात करूं, इनमें 16 विभागीय समितियों पर कंट्रोल होता है लोकसभा का। यानी कि देखो होती तो ज्वाइंट है, लेकिन 16 जो विभागीय समिति होती है लोकसभा के नियमों के अनुसार कार्य करेंगी और 8 विभागीय समिति होती है और राज्यसभा के नियमों के अनुसार कार्य करेंगी। और ये विभागीय समिति क्या करते हैं कि इनको पहली बार संविधान में कहीं नहीं था, हमने इसको अपनाया था, अमेरिका में प्रोविजन था इसलिए, तो 1993 में हमने इसको अपनाया था। अब सबसे बड़ी बात होती है कि होता क्या है, एक विभाग, आपको पता है विभागीय समिति कितनी है, 24, और हमारे विभाग को देखेंगे तो कम से कम 2 से विभाग निकलेंगे, इतने विभाग हैं। तो अब क्या करती है कि इसलिए एक समिति के पास 2-3 विभाग, 4-5 विभाग ऐसे होते हैं, तो इनके पास कई विभाग होते हैं और अलग अलग विभाग की क्या करती है, ये पूरी उसके कार्यों की, उसके वित्तीय खर्च की पूरी जांच करती है। मान लें जैसे मैं एक डिपार्टमेंट लेता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट मान लें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, इसको मान लो पैसे चाहिए, इसके लिए 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक इसको खर्च करने के लिए इसको फंड चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी डिमांड भेजेगा, ध्यान रखना, ये अपनी डिमांड भेजेगा, भाई मुझे 10 करोड़ रुपये चाहिए, और उस डिमांड में जस्टिफिकेशन भी देगा क्यों चाहिए। फिर इससे संबंधित जो विभागीय समिति होगी वो जांच करेगी, इससे संबंधित विभागीय समिति है वो जांच करेगी कि क्या सच में आपको 10 करोड़ चाहिए या नहीं चाहिए। ये विभागीय समिति जांच करेगी, इसने पाया कि नहीं तो आपको 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ रुपये ही इसको अलॉट करेगी। तो जैसे ही कोई डिमांड आई, विभागीय समितियों के पास अपने अपने विभागों की डिमांड आएंगी और फिर बजट में उस विभाग को कितना अलॉट हुआ है, मान लो बजट में उस विभाग को मान लो 10 करोड़ अलॉट हुए और इसने मांगे 15 करोड़, तो फिर विभागीय समिति विश्लेषण करके इसको 10 करोड़ रुपये देगी। तो विभागीय समितियों का मुख्य काम क्या है कि बजट की डिमांड को देखेंगी और अपने अपने विभाग इनकी डिमांड को देखती है और उसका विश्लेषण करके फिर सरकार संसद में उसको प्रेजेंट करती है कि भाई हम इस विभाग को इस क्षेत्र में इतना पैसा दे रहे हैं, शिक्षा में हम इतना खर्च कर रहे हैं, रक्षा में हम इतना खर्च कर रहे हैं, डिफेंस में इतना कर रहे हैं, रेलवे में इतना कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पे इतना खर्च कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पे इतना खर्च कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट पे इतना खर्च करते हैं। ये विभागीय समितियां विश्लेषण करती है और विश्लेषण करके फिर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत और फिर उस पर असली बहस चालू होती है। तो ये है बजट की प्रक्रिया। तो विभागीय समितियों का मुख्य रोल ये है कि मंत्रालयों की जो जितनी भी मंत्रालय उनकी वार्षिक रिपोर्ट जांच करती है कि आपको कितना काम किया है, कितना आप खर्च कर रहे हो, कहाँ पे खर्च कर रहे हो,
इस आधार पर विभागीय समितियां मंत्रालय मतलब गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है। मंत्रालय द्वारा जितने भी विधेयक विभागीय समितियों के द्वारा किए जाने वाले ये कार्य महत्वपूर्ण होंगे। और जैसे ही विभागीय समितियां विभिन्न विभागों से संबंधित क्या करती है, जांच करने के बाद उनको प्रस्तुत करती है रिपोर्ट, और जैसे रिपोर्ट आती है संसद में तो उस पर विस्तृत चर्चाएं होती है। विस्तृत चर्चा में ये होता है कि हर मिनिस्ट्री की अपनी अपनी मांग होती है और फिर विभागीय समितियों के द्वारा उसको एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद उसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है कि हम इन मिनिस्ट्री को इतना पैसा दे रहे हैं। तो मंत्रालय की मांग को लेकर के यहाँ पर आती है और मंत्रालय की मांग लेकर आएंगी तो विपक्ष ऑब्वियसली विपक्ष क्या लेके आता है, कटौती प्रस्ताव लेके आएगा। और अनुदानों की जितनी भी मांगे आती है, अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे अनुदानों की मांग आती है विभाग के संबंधित, उन पर अलग अलग चर्चाएं होनी चाहिए। जैसे अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की आ रही है अलग चर्चाएं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आ रही है, अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए एक डे फिक्स होता है कि मंडे के दिन ये होगा, ट्यूसडे के दिन ये होगा, उन पर चर्चा होती है। बट क्योंकि सरकार की मांग और विपक्ष के द्वारा उनके ऊपर लाए गए कटौती प्रस्ताव की वजह से उस दिन बहस नहीं हो पाती, इसलिए टाइम के अभाव की वजह से सारी मांगों को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। और जब एक साथ सारी मांगों को प्रेजेंट किया जाता है उसी को बोलते हैं गिलोटिन। इसमें क्या होता है, गिलोटिन में एक साथ जब प्रस्तुत किया जाता है तो ये थोड़ा सा संसदीय शासन प्रणाली के लिए अनुचित होता है। क्यों? क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली कहती है कि भाई बहस होनी चाहिए, अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए और अच्छे से डिस्कशन होकर के जो सही निष्कर्ष पे पहुंचे उसके आधार पर डिसीजन लेने चाहिए। परंतु पक्ष और विपक्ष की बहस अतार्किक होने की वजह से समय कम बचता है और इसलिए कई सारी चीजों को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो ऑब्वियसली गिलोटिन है वो कहीं ना कहीं संसदीय उत्तरदायित्व को कम कर देता है, क्योंकि संसद का कंट्रोल इसलिए कम होता है क्योंकि अच्छे से बहस नहीं कर पाते। इसके बाद जब किसी भी चीज को लाने के लिए जब डिमांड होती है, ग्रांट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, हो सकता है कि कई बार कमेटीज भी है जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसको लेकर के भी विपक्ष संतुष्ट नहीं रहता। जब विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा तो अलग अलग लेकर की चीजों को लेकर कटौती प्रस्ताव लेकर आएगा। तो अलग अलग चीजों को लेकर कटौती प्रस्ताव लेके आएगा। इस कटौती प्रस्ताव में अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है सांकेतिक कटौती, एक होता है आर्थिक कटौती। इनको आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। नीतिगत कटौती का मतलब है कि मान लो कोई विपक्ष है और विपक्ष को किसी सरकार की किसी पॉलिसी से रिलेटेड पॉलिसी ही पसंद नहीं है, विपक्ष जो सरकार की पॉलिसी को ही रद्द करवाना चाहती है, तो उस पॉलिसी को रद्द करवाने के लिए ऑब्वियसली हर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष है वो क्या करेगा, उसको जो उस मान लें कोई पॉलिसी आई सरकार की, जैसे एग्जांपल दे, अगर मान लें एक सरकार पॉलिसी लेके आई अग्निवीर की, भाई कि हम डायरेक्ट भर्ती करेंगे ये, और इसमें विपक्ष को बिल्कुल सहमति नहीं है, तो ऑब्वियसली अग्निवीर की जो नीति है इस पर अगर बिल्कुल सहमति नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करेगी विपक्ष, इस पर आने वाले जो भी खर्च है उसको 1 रुपये कर देगी घटा करके। सारे खर्च मान लें इसमें खर्च होने वाले हैं 10,000 करोड़ रुपए, सर विपक्ष क्या करेगी, कटौती प्रस्ताव लाएगी, घटा करके जो कितना कर देगी 1 रुपये कर देगी। अब 1 रुपये का मतलब है कि नीति फेल हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपये में कोई नीति सक्सेस होगी नहीं। तो नीतिगत कटौती में सारे खर्च को घटा करके 1 रुपया कर देती है, अर्थात उस नीति को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव आता है उसको बोलते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसके अलावा सांकेतिक कटौती, अगर विपक्ष को लगता है कि अनावश्यक रूप से कोई खर्च हो रहा है, सरकार अनावश्यक किसी चीज पे खर्च कर रही है, तो उस पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती है, तो उसमें जैसे 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही सरकार, तो उसमें 100 रुपये कम करने का प्रस्ताव ला देगी। और 100 रुपये से कोई योजना तो रुकेगी नहीं, 100 रुपये से कोई बड़ा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, वो योजना बनी रहेगी और नीति बनी रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक तरह से कंप्लेन हो जाएगी किसकी, कि भाई ये नीति से कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए आती है सांकेतिक कटौती। इसमें कटौती सिर्फ 100 रुपये की जाती है और पहली बारी में कटौती पूरी घटाकर 1 रुपये कर दी जाती है। ये थोड़ा सा समझना, इनको गलत मत करके आना। फ्री में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कटौती प्रस्ताव क्या है, नीतिगत कटौती क्या है, आर्थिक कटौती क्या है, ये चीज। इसके अलावा आर्थिक कटौती की मैं बात करूं तो लगता है कि अगर संसद को लगता है कि सरकार के द्वारा किसी स्पेशल हेड में मान लें कोई स्पेशल हेड है कि मान एजुकेशन के अंतर्गत अगर सरकार कोई बिल्डिंग बनाने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो संसद को लगता है कुछ ज़्यादा ही है, इतना जरूरत करने की नहीं है, क्योंकि अभी हेल्थ की सिचुएशन सही नहीं बनी है, तो हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। सरकार सब्सिडी पर अगर ज़्यादा खर्च करे तो उसकी बजाय सरकार से कहेंगे भाई हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करो। ऐसे करके विपक्ष को लगता है कि किसी हेड में गलत खर्च किया जा रहा है, उसको कटौती करने के लिए, क्योंकि कम करने के लिए जो प्रस्ताव लेके आती है उसको बोलते हैं आर्थिक कटौती, क्योंकि उस समय हो सकता है कुछ इकोनॉमिक चीज़ों की वजह से हमें पैसे हमारे पास कम हो।
जैसे आर्थिक मंदी चल रही है और सरकार के पास पैसे कम है, तो आर्थिक मंदी स्थिति में हमेशा ये चीजें देखी जाती है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, और प्रायोरिटी के आधार पर खर्च करवाने के लिए संसद सरकार का दबाव बनाती है, तो वो है आर्थिक कटौती। इसके बाद ध्यान रखना एक चीज सबसे महत्वपूर्ण में, कि अगर इनमें से कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित हो गया, विपक्ष के द्वारा लाया गया, तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी होती है, क्योंकि जब सरकार अपनी नीतियों को ही इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती, जब नीतियों को ही लागू नहीं करवा पाती, तो सरकार फंड ही नहीं ले पाएगी, तो सरकार किस काम की। तो इसलिए यही तो सबसे ज्यादा संसदीय शासन में उत्तरदायित्व है, कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी, सरकार गिरी हुई मानी जाएगी। इसके इसके बाद जैसे ये होगी, मान लें इसके बाद इनको ग्रांट मिली, कटौती प्रस्ताव आए, इन पे क्या है, फिर ग्रांटों पे चर्चाएं होती है और वोटिंग होती है। लोकसभा चर्चा में भाग लेती है, वोटिंग नहीं लेती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सॉरी, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर होने वाली जितनी भी चर्चाएं हैं, डिस्कशन में पूरी तरह भाग लेती है, परंतु राज्यसभा वोटिंग नहीं करती, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लोकसभा संचित निधि पर भारत व्यय पर चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं। ध्यान रखना, संचित निधि पर कुछ भारत व्यय जो संचित निधि पर फिक्स है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी देनी है ना, जैसे कैग के जो उसको सैलरी देनी है, तो जो जो खर्च डायरेक्ट फिक्स्ड है कि ये हमारी संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड से होगा, उसमें क्या कर सकती है, लोकसभा भी वोटिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए रखा गया है। कुछ चीजें ऐसी है जिससे कि सरकार संसद का भी कंट्रोल ना रहे, जैसे न्यायपालिका को अगर जो हाई कोर्ट है उनको, सुप्रीम कोर्ट है, उनके सदस्यों को यदि सैलरी देनी होती है, तो सैलरी अगर संसद डिसाइड कर देगी तो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता इफेक्ट होगी। इसलिए संचित निधि से कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिन पे किसी प्रकार की वोटिंग की जरूरत नहीं होती, ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा। ठीक है, पहली बात, राज्यसभा को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लोकसभा को वोटिंग का अधिकार होता है, परंतु संचित निधि पर भारत व्यय पर भी राज्यसभा वोटिंग नहीं, सॉरी, लोकसभा वोटिंग नहीं कर सकती। यानी कि संसद की वोटिंग नहीं होती, किस पे, कंसोलिडेटेड पर भारत व्यय पे। और लोकसभा अगर अन्य व्यय है उन पे क्या करेगी, खर्च करेगी, जैसे कंसोलिडेटेड निधि से कोई सब्सिडी खर्च करनी है, कोई योजना में खर्च करना है, तो ऑब्वियसली लोकसभा उस पर वोटिंग करेगी। लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट के जज जो संसद निधि पे सैलरी में जो खर्च होते हैं, उन जो जिन्हें हम भारत खर्च बोलते हैं, उन पे ना तो लोकसभा वोटिंग कर सकते ना राज्यसभा वोटिंग कर सकते। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पूरा व्यय हो गया, खर्च हो गया, डिसाइड हो गया, भाई इस मिनिस्ट्री को 10,000 करोड़ रुपये, इसको 5,000 करोड़ रुपये, इसको 3,000 करोड़ रुपये ऐसे मिलने चाहिए, फिक्स हो गया। इस पे बहस भी हो गई, वार्ता हो गई, वोटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो इसके बाद पैसा कैसे निकालें, तो पैसा निकालने के लिए हमें लाना पड़ता है विनियोग विधेयक। संसद सरकार को एक भी रुपया यदि सरकारी फंड से निकालना है, तो उसको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। तो संचित की जो भारत की संचित निधि है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, उससे पैसा निकालने के लिए एक अलग से बिल लेके आना पड़ता है, और उसी बिल को बोलते हैं विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक दोस्तों संचित निधि से निकाला हुआ व्यय होता है, इसलिए कौन सा होता है, मनी बिल। तो विनियोग बिल क्या है, मनी बिल होता है। ठीक है, इसके बाद होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में आपको पता है दो चीजें होती है, एक तो धन विधेयक वाली चीजें भी होती है, और कुछ टैक्सेशन से जुड़ा हुआ, कुछ पॉलिसी से जुड़ा हुआ चीजें भी होती है। जैसे सरकार को भाई एजुकेशन, जब बजट आता है, बजट में सरकार खर्च भी करती है, और खर्च करने के साथ साथ कुछ पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करती है। तो उन पॉलिसियों को भी इंप्लीमेंट करवाने के लिए, खर्च के साथ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए फाइनेंस बिल लेके आना पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगी, इसलिए वित्त विधेयक लाना पड़ता है, तभी जाकर के वो चीजें हो पाएंगी। तो ये पूरी प्रोसेस है, पहले प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत होने के बाद और विभागीय समितियों के पास जाएगा, तो विभागीय समितियां उसको प्रस्तुत करेंगी, रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, ग्रांट जो दी गई है उस पर चर्चा होंगी, चर्चा होने के बाद कटौती प्रस्ताव उसी में आता है, क्योंकि विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाएगा चर्चा के दौरान। कटौती प्रस्ताव लाने के बाद उन पे वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद उनसे पैसा निकालने के लिए या तो विनियोग विधेयक लाना पड़ता है या वित्त विधेयक लाना पड़ता है। अगर कोई नीति जुड़ी हुई है तो वित्त विधेयक लाना पड़ेगा, अगर कोई पॉलिसी नहीं है, डायरेक्ट पैसा खर्च करना है, तो उसके लिए धन विधेयक लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई बेसिक्स। अब कुछ की टर्म और है, उनको देख लेते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट की व्यवस्था दोस्तों आर्टिकल 115 में की गई है। सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो है, तो अनुपूरक विधेयक है इसकी, इसमें अनुपूरक मांग क्या होती है कि आर्टिकल 115 के अंतर्गत दी गई है, और यूपीएससी ने कई बार इनको क्वेश्चन को पूछा है प्री के लिए, इसलिए इनको याद रखना है। जैसे जो खर्च
मान लें हर, मैंने बोला कि बजट के दौरान हर चीज को, हर विभाग को, हर हेड में खर्च मिलता है, ठीक है ना। तो जो खर्च बजट में पहले से ही बजट में उल्लेखित हो, मान लें, और जैसे एजुकेशन का एग्जांपल लेते हैं। एजुकेशन को जो टीचर की सैलरी है उस हेड के लिए 10,000 रुपये मिले थे, मान 10,000 रुपये उसमें खर्च करने थे, वो 10,000 रुपये मिले थे, 10,000 रुपये मिले थे। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन भर्ती कुछ कारण की वजह से ये कम पड़ गए, तो कम पड़ गए तो अब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो उसके लिए फिर सरकार को संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो परमिशन किसके अंतर्गत लेनी पड़ेगी? सप्लीमेंट्री ग्रांट के, यानी कि जो खर्च पहले से बजट में था परंतु वो कम पड़ गया, तो उसमें पूरा खर्च करने के लिए संसद की राशि की जो आवश्यकता पड़ती है, और वो संसद किसके माध्यम से परमिशन देगी? अनुपूरक ग्रांट है, वो संसद में पारित होगी, उसके बाद पैसा मिलेगा। तो ये है आपकी अनुपूरक ग्रांट, आर्टिकल 115, यानी कि एक एक रुपये में पार्लियामेंट का कंट्रोल रहेगा। इसके बाद होती है एडिशनल ग्रांट। मान लो 1 अप्रैल और 31 मार्च इनके बीच में मान लो कोई ऐसी इंसिडेंट हो गई, हम अचानक से एक न्यू सर्विस लानी पड़ी, अचानक से कोई न्यू स्कीम लानी पड़ी, तो उसको बजट में तो उल्लेख था नहीं, तो उस पर अगर खर्च होगा सरकार का, तो उसके लिए सरकार को फिर अचानक से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो होगी एडिशनल ग्रांट। यानी कि खर्च ज़्यादा हो, सेवा नहीं हो गई और इसलिए उस क्षेत्र में खर्च ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 2008 का बम्बई हमला हुआ, तो हमने एक नई नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई उस टाइम, तो जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई उसके लिए अचानक से जो पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमें एडिशनल ग्रांट वो लेके आना। तो इसलिए ये एडिशनल ग्रांट की बात होती है, यह ध्यान रखना। उसके अलावा आता है वोट ऑफ क्रेडिट। तो वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सरकार के लिए बढ़िया हथियार होता है, इसके माध्यम से सरकार संसद से खूब पैसा निकालती है। क्या होता है कि सरकार, आपको पता हो रहा है, सरकार में जैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, जैसे हमारा कुछ खुफिया काम होता है, खुफिया चीज़ें होती है, उन पे जो खर्च होता है उसको संसद में डिस्कशन नहीं किया जा सकता, वो सीक्रेट खर्च होता है। तो उस सीक्रेट खर्च पे पैसा निकालने के लिए एक वोट ऑफ क्रेडिट है, वो ला के आना पड़ता है। ये कार्यपालिका के लिए इसलिए ब्लैंक चाहिए क्योंकि कार्यपालिका कुछ चीज़ इसमें खर्च नहीं दिखानी नहीं पड़ती, वो बोलेगी हमें 20,000 करोड़ चाहिए, तो 20,000 करोड़ सरकार को देना पड़ता है, सरकार उससे पूछ नहीं सकती। सॉरी, 20,000 करोड़ संसद को पारित करना पड़ेगा इस वोट ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, क्योंकि सीक्रेट खर्च है जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इसके बाद होता है एक्सेप्शनल ग्रांट। ये बजट का भाग नहीं है, मतलब इस कोई क्षेत्र विशेष में पहले इस प्रकार का कोई अलोकेशन हुआ नहीं था और किसी प्रकार से अचानक से उसकी जरूरत पड़ गई, तब हम जो पैसा निकालेंगे उसको बोलेंगे एक्सेप्शनल ग्रांट। इसके बाद होता है ज्यादा अनुदान, यानी कि एक्सेस ग्रांट। जैसे क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करना, अदरवाइज इनको डायरेक्ट पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाएगा। जैसे 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक को हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए थे सरकार ने, मतलब संसद ने 10,000 करोड़ रुपए हेल्थ मिनिस्ट्री को अलॉट किए थे 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। लेकिन चूंकि कोविड आ गया था और कोविड आने की वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री का खर्चा है वो ज़्यादा हो गया और हेल्थ मिनिस्ट्री ने खर्चा कर दिया 15,000 करोड़। ठीक है, अब हेल्थ मिनिस्ट्री को बजट में अलोकेशन हुआ 10,000 और 5,000 करोड़ हेल्थ मिनिस्ट्री ने ज़्यादा खर्च कर दिए, और ये केंद्र से बजट के लिए 21-22 का बजट में था। जैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री को 22-23 का बजट मिलेगा, उस 22-23, ये देखो खर्च तो कर दिए, इसको पैसा दे देगी सरकार, मतलब संसद से इसको पैसा परमिशन मिल जाएगी, लेकिन इसको 5,000 करोड़ रुपए जो इसने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, इसको अगले वित्तीय वर्ष में लोकसभा में पारित करवाना पड़ेगा, और लोकसभा में जब पारित किया जाएगा तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए मान लें 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो लोकसभा पहले 5,000 करोड़, मतलब संसद पहले 5,000 करोड़ रुपए काटेगी और फिर 15,000 करोड़ रुपए इसको देगी। इस तरीके से ज्यादा अनुदान वाला जो प्रस्ताव वो लाया जाता है। तो ज्यादा अनुदान का मतलब ये कि अच्छा जरूरत पड़ गई, सरकार को जितना अलॉट हुआ था उससे ज्यादा उसने खर्च कर दिया, लेकिन परमिशन तो ली नहीं, तो इसकी परमिशन लेने के लिए एक्सेस ग्रांट लानी पड़ती है, और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस एक्सेस ग्रांट में जितना पैसा उसने खर्च किया है उसको पहले संसद काटेगी फिर अलॉट करेगी। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि संसद अगर रखना चाहे तो सरकार पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि लोकसभा के पास ये पावर होती है और जिसकी सरकार होती है उसी का लोकसभा में बहुमत होता है, ऐसी स्थिति में जैसा सरकार चाहती है वैसा ही पारित हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवहारिक रूप से कितना सफल है,
तो भाई बिल्कुल सफल नहीं हो पाई। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछा भी है कि संसद कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने में कितनी भूमिका निभाई। तो वहां आपको विश्लेषण करना है भाई जवाबदेही निभा सकती है इस प्रकार से, लेकिन नहीं निभा पा रही इस प्रकार से। निभा सकते कैसे? प्रश्न पूछ करके, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, विभागीय समितियों के माध्यम से, प्रश्नों पर बहस करके, विधेयकों पर बहस करके, इस तरीके से संसद क्या कर सकती है? कार्यपालिका कंट्रोल कर सकती है। परंतु अगर प्रस्ताव लाएगी तो बहुमत किसका है लोकसभा में? जिसकी सरकार है। अगर अनुदान लाएगी बहुमत किसका है? जिसकी सरकार है। अगर कोई बिल पे डिस्कशन करेगी बहुमत किसका है? जिसकी सरकार है। तो जो सरकार जिसका बहुमत हो तो उसी के पक्ष में बोलेंगे, संसद क्या करेगी इसमें? तो इसलिए व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका पर संसद कंट्रोल नहीं कर पाती ज्यादा, क्योंकि लोकसभा में बैठे हुए व्यक्ति संसद की बजाय सरकार के पक्ष में ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत हितों की बजाय, तो अपने व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेशन की बजाय पार्टी के प्रति ज्यादा झुके होते हैं। अगर कोई संसद अगर पार्टी की बजाय अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करे तो डेफिनेटली है कि वो अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर के भी वोटिंग करेगा। अगर मान ले, एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, जैसे एजुकेशन को लेकर के एग्जांपल दे रहा हूँ। एजुकेशन में 10,000 करोड़ रुपये सरकार ने अलॉट किए, सब राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे एजुकेशन पे खर्च करने के, सरकार ने बात दी। वहीं केरल का एक एमपी बैठा हुआ था, बीजेपी का ही मान लेते हैं, बीजेपी का। अब ये भी बीजेपी का है और बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये डिमांड करी थी कि हर राज्य में 10,000 करोड़ की देंगे। अब ये संसद का सदस्य होने के नाते इसके विपक्ष में इसको वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि केरल को एजुकेशन की बजाय बाढ़ पे ज्यादा खर्च करना है, क्योंकि उसकी एजुकेशन तो अच्छी है। तो अगर ये व्यक्ति, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भूमिका निभाएगा तो इस नाते उसको इसके विरोध में वोटिंग करनी चाहिए। परंतु वो एमपी की भूमिका निभाने की बजाय बीजेपी पार्टी की भूमिका निभाएगा, इसलिए विपक्ष में वोटिंग नहीं करेगा, इसके पक्ष में वोटिंग कर देगा। इसलिए बोला जाता है कि सरकार की ज्यादा चलेगी, वो पार्लियामेंट का मेंबर की कुछ नहीं चलेगी। जस्ट क्योंकि सरकार जिसकी है उसी की बहुमत है लोकसभा में, और सारे लोग उसी पार्टी के प्रति झुके हुए रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली संसद कार्यपालिका कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सच बात है, क्योंकि संसद में मेन भूमिका किसकी होती है? लोकसभा की, और लोकसभा में सरकार को बहुमत होता ही है। कोई भी प्रस्ताव लाओ, बहुमत उन्हीं का है, कुछ नहीं हो सकता। जिसका बहुमत है उसका कुछ हो ही नहीं पाएगा। कटौती प्रस्ताव लाएंगे, पार नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन लाएंगे, उनको अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। क्वेश्चन लाने के बाद आपको पता है कि जो संसद में प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसलिए इसको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 2021 में पूछ रहा, तो आपको बताना है प्रैक्टिकली कि जैसे किसी बिल पर डिस्कशन करना है, तो चूंकि पार्टियों को टाइम उनकी भागीदारी के अनुपात में होता है कि कितने लोग हैं, उसी अनुपात में उनको टाइम अलोकेट होता है। तो डेफिनेटली ये सरकार है, उसकी भागीदारी 50% है, तो 50% अकेली सरकार ही बोलेगी, उसी के आदमी बोलेंगे संसद में, क्योंकि जो सरकार बनी है उसकी लोकसभा में 50% सीट है और वही बोलेंगे। तो विपक्ष क्या बोलेगा? और विपक्ष में 50 पार्टियां होंगी, किसी को 1 मिनट मिलेगी, किसी को 10 सेकंड मिलेंगे, किसी को 2 मिनट मिलेंगी, तो वो अच्छे से बहस नहीं कर पाएंगे। इसलिए रियलिटी में है कि विपक्ष अच्छे से प्रैक्टिकली कंट्रोल नहीं रख पा सकता। संसद जब तक अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, जब तक कि संसद में बैठे हुए व्यक्ति अपनी पार्टी की बजाय अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। नेहरू जी के टाइम पर अगर हम उस टाइम देखें तो संसद बहुत मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि अगर कोई कांग्रेस का आदमी, उसको लगता है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया कोई प्रस्ताव उसके क्षेत्र के विरोध में है, तो उसका विरोध कर देता था। ये होती है असली पॉलिटिक्स, ये होता है असली प्रतिनिधित्व। लेकिन चूंकि आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है कि चूंकि राजनीति में राजनीतिक प्रतिनिधियों की बजाय राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए संसद कार्यपालिका को कंट्रोल करने में असफल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आपका मनी बिल को लेकर के, और बहुत ही काफी डिस्प्यूटेबल रहा ये मनी बिल की चीजें। इसको देखते हैं हम थोड़ा सा कि मनी बिल का मामला क्या है। तो मनी बिल का पहले से बेसिक सी चीजें हम देख लेते हैं कि मनी बिल, दोस्तों मनी बिल है, ये हमारे संविधान में इसको बिल्कुल लिखा गया है। आर्टिकल 110 के अंतर्गत मनी बिल की बात की गई, लेकिन मनी बिल को इसके साथ साथ डिफाइन भी किया गया है। आर्टिकल 110 में इसको डिफाइन किया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और डिफाइन करते हुए लिखा है कि कोई भी एक विषय, या तो इन नीचे दिए गए 6 विषयों में से एक विषय उस बिल में शामिल हो, या एक से अधिक विषय उस बिल में शामिल हो नीचे दिए गए 6 विषयों में से, तो वो बिल मनी बिल के रूप में जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक विषय है कर से संबंधित। अगर किसी बिल में कर को लगाना, अगर घटाना, उसको चेंज करना और उसको कंट्रोल करने से संबंधित कोई बात है उस बिल में,
तो वो बिल क्या कहलाएगा? मनी बिल कहलाएगा। केवल ये है, या सरकार उधार लेती है, सरकार द्वारा ली गई उधार, या संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा तथा इसमें पैसे जमा करना या निकालना। संचित निधि और आकस्मिक, ध्यान रखना, संचित निधि और आकस्मिक निधि की बात हो रही है, लोक लेखा निधि की बात नहीं हो रही है, क्योंकि लोक लेखा निधि पर सरकार का कंट्रोल ज्यादा इसलिए नहीं, संसद का कंट्रोल ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पैसा पब्लिक का है और पब्लिक को ब्याज सहित वापस मिल भी जाता है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना है तो, या उसमें जमा कराना है तो, संचित निधि पर धन का विनियोग, मतलब संचित निधि से सरकार को यदि पैसा देना है तो, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर धारित करना, अगर उसको, या कोई व्यय जो भारत की संचित निधि पर धारित होता है उसको बढ़ाना है तो भी उसका बिल आएगा, वो भी मनी बिल कहलाएगा। और भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि से भी, हाँ इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी भी आई, पब्लिक अकाउंट जो फंड है उससे भी यदि पैसा निकालना है तो भी वो बिल आएगा, वो मनी बिल के रूप में जाना जाएगा। इन 6 परिभाषाओं को एक बार अच्छे से देख लेना, या तो इनमें से एक पॉइंट हो, या 2 हो, या 3 हो, या ओनली एक हो, उससे भी काम चला जाएगा। अब देखिए दिया है कि मनी बिल में, ये मनी बिल की परिभाषा आपने पढ़ ली, लेकिन मनी बिल की एक परिभाषा तो ये है कि 6 पॉइंट होना चाहिए और संविधान में प्रोविजन है। लेकिन इस मनी बिल की सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन आती है, यूपीएससी पूछती है, स्टेट विशेष पूछती है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या करता है, प्रवाहित करता है। वो क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष मनी बिल को क्या करेगा, डिफाइन करता है, वो अपने लेवल पर सर्टिफाइड करता है, सर्टिफाइड करेगा कि ये बिल है, मनी बिल है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनी बिल को डिफाइन किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। लेकिन चूंकि आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष, अब यहाँ में एक तो यह है कि लोक धन, मनी बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि मनी बिल में, धन विधेयक में राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती। इसलिए जब भी सरकार को बचना होता है, कोई बिल ऐसा है जिसमें विपक्ष टांग अड़ाएगा, विपक्ष का राज्यसभा में बहुमत है, ऐसी स्थिति में सरकार क्या प्लान बनाएगी कि ऐसा कर देते हैं कि राज्यसभा को भूमिका ही घटा देते हैं। इसलिए जो भी बिल है उसको धन विधेयक घोषित कर दो। धन विधेयक घोषित करने की शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास। स्पीकर किसका है? सरकार का। तो सरकार का स्पीकर है, उससे धन विधेयक घोषित करवा देंगे और राज्यसभा को नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए धन विधेयक को सर्टिफाइड करने का, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये अधिकार स्पीकर के पास है। लेकिन स्पीकर की इस शक्ति का भी रिव्यू कर सकती है न्यायपालिका, ध्यान रखें। और ये मामला आया था पुट्टा स्वामी वाद में, आपने सुना होगा पुट्टा स्वामी वाद। पुट्टा स्वामी वाद था आधार से संबंधित, सुना होगा, वहीं से राइट टू प्राइवेसी आई थी। इस मामले में ये हुआ था कि आधार से संबंधित ये मामला था, और आधार बिल है उसको इन्होंने मनी बिल घोषित कर दिया था। और मनी बिल घोषित होने की वजह से आधार के बिल पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं आई, इसलिए राज्यसभा अच्छे से बहस भी नहीं कर पाई। क्योंकि आपको पता है कि मनी बिल है, उसमें राज्यसभा को कोई पावर नहीं होती, वो केवल 14 डेज के लिए मनी बिल को रख सकती है। तो फिर इस पर अच्छे से बहस नहीं हुई, और बहस नहीं होने की वजह से फिर ये, इसके जो लोकसभा स्पीकर का जो रिव्यू, जो लोकसभा स्पीकर ने सर्टिफाइड किया इसको कि ये धन विधेयक है, इसके विरुद्ध में न्यायपालिका में रिट लग गई। और न्यायपालिका में जब रिट लगी तो न्यायपालिका ने बोला कि भाई इसमें जो आर्टिकल 110 में दिए गए प्रोविजनों से जो खर्च होना है उनमें से डायरेक्टली कोई खर्च हो नहीं रहा। ऐसी स्थिति में पूर्णतः धन विधेयक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात सही थी कि इसमें जो आपको पता है कि सरकार ने ये पक्ष रखा कि भाई आधार के माध्यम से हम डीबीटी देंगे, सरकार की योजनाओं को पैसा देंगे, और सरकारी योजनाओं से दिया जाने वाला पैसा किस में आएगा? ये पैसा मुख्य रूप से संचित निधि से आएगा। तो संचित निधि से पैसा अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसको धन विधेयक माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ने बोला कि हाँ सही है, आधार को हम धन विधेयक मान सकते हैं, लेकिन स्पीकर के द्वारा किसी भी विधेयक को सर्टिफाइड करने की शक्ति का भी हम रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर द्वारा संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया जाता है। वह राज्यसभा की भूमिका को नजरअंदाज करने के लिए सामान्य विधेयक को भी धन विधेयक परिभाषित करते हैं। इसलिए दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। पहले इसकी प्रक्रिया देख लो कि ये केवल लोकसभा में आता है, स्पीकर के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया जाता है, राष्ट्रपति की इसमें पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, और राज्यसभा के पास 14 दिन की पावर होती है, और इसमें कोई ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के पास जब पावर नहीं है, ज्वाइंट सेशन किस बात का? ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका क्वेश्चन मेंस का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। जब यहाँ पढ़ रहे थे तो मेंस में कैसे क्वेश्चन बनता है, तो मेंस से पूछा जाता है कि धन विधेयक के रूप में स्पीकर की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन लिख ही लो, आप एक क्वेश्चन लिखो इसमें। जो दोस्त इन वीडियो को देखें उससे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को जरूर लिखें।
और हमारा जो आंसर राइटिंग का पेज चल रहा है उसमें आंसर राइटिंग जरूर करें। और मैं क्वेश्चन लेकर हूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, हो सकता है मेरी लैंग्वेज यूपीएससी की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन तो मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ आज यहाँ से, 2 क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संसद कार्यपालिका को सही बनाने कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। संसद कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने में कितनी कारगर सिद्ध हो रही है, आलोचनात्मक व्याख्या करें। ऐसा क्वेश्चन 2021 में आया था यूपीएससी में मेंस में GS2। तो मैंने प्रैक्टिकली कई चीज़ें बताई, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी, बताना है कि जवाबदेहिता बनाए रखती है वो इस तरीके से, लेकिन ये इस तरीके से इसमें प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पा रहा, वो इस तरीके से नहीं हो पा रहा, वो मैंने आपको बताया। अब आप इसको अच्छे से लिखना। अगला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दूँ आपको, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके आंसर राइटिंग अगर साथ में करेंगे, क्योंकि फ्री के फैक्ट तो याद हो ही जाएंगे, जैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे आपको फ्री के फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा प्री से बजाय पेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करो अभी, स्पेशली फरवरी तक। तो अगला क्वेश्चन इसमें होगा दोस्तों कि धन विधेयक में स्पीकर की भूमिका, स्पीकर इसमें लोकसभा का हो सकता है, विधानसभा का हो सकता है, ठीक है ना। मैं स्पीकर की भूमिका हमेशा विवादास्पद रही है, इस कथन के आधार पर स्पीकर की इस भूमिका को, स्पीकर की भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षण करना है, रिव्यू करना है आपको कि कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको दिए गए और मुझे आशा है कि जल्दी जब जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो के इतना है कि अगर ये वीडियो समझ गए आप तो डेफिनेटली इनका आंसर देने में आप सक्षम हो जाओगे। और कभी मत सोचना कि आंसर आपको एक्सीलेंट ही देना है, जैसा भी लगे आंसर राइटिंग जरूर करें। तो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूँ। 2021 या 20 में समथिंग मेंस में कुछ GS2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद द्वारा कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने में कितनी कारगर सिद्ध हो रही है संसद, इसकी आलोचना को व्याख्या करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है, धन विधेयक में स्पीकर की भूमिका हमेशा विवादास्पद रही है, इस कथन के आधार पर स्पीकर की इस भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, लिखना है और श्योर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इनको लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगले देखते हैं, थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी और बची हुई है, उन टर्मिनोलॉजियों को एक बार देख लेते हैं। 2, एक है फाइनेंशियल बिल दोस्तों, एक तो होता है मनी बिल, और मनी बिल है 110 में, यानी कि 110 में से जो 6 विषय बताए गए उस विषय में से एक चीज या एक से अधिक चीज उन 6 में से शामिल होगी, केवल और केवल वो केवल मनी बिल होगा, और चीज उसमें शामिल नहीं होगी। एक होता है फाइनेंशियल बिल, जो आर्टिकल 117 में इसकी व्यवस्था की गई है। ये वित्त विधेयक से, या वित्त विधेयक को मनी बिल बोलते हैं, मनी बिल से अलग है, ठीक है। अब कैसे, 2 प्रकार का होता है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्री के लिए देख लें। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रथम श्रेणी का मनी बिल और एक होता है द्वितीय श्रेणी का मनी बिल। प्रथम श्रेणी का मनी बिल लिखा हुआ है आर्टिकल 117 के पहले पार्ट, और इसमें क्या लिखा हुआ है जरूर समझना। आर्टिकल 110 के जो प्रावधान है, अगर आर्टिकल 110 के अकेले अकेले प्रावधान हो वो तो चला जाएगा दोस्तों मनी बिल में, लेकिन उन प्रावधानों के साथ में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर जाए, जैसे GST हमें लगाना है तो ये तो है आर्टिकल 110 का प्रावधान, लेकिन GST काउंसिल यदि हमें बनानी है तो ये हमारा इस पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि GST काउंसिल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना है और GST टैक्स लगाना एक 110 का पार्ट है। तो 110 का तो आ गया टैक्स लगाना, ठीक है ना, और इसका आ गया कौन सा, संस्था बनाना। तो इस तरीके से प्रथम श्रेणी में 110 का पार्ट भी शामिल होगा और इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी इसमें शामिल होंगी, तब जाकर के वो आएगा 117 का प्रथम श्रेणी। तो समझ गए, यानी कि टैक्स लगाना ये होगा 110 का, और GST काउंसिल बनाना एक प्रशासनिक कार्य होगा, ये दोनों मिलके आएंगे, वो होगा 117 का एक, ठीक है। और
इसको, इसमें क्या चीज़ है, इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया दोस्तों ये है कि इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया, ध्यान रखना दो चीज़ों में धर्म विधेयक की तरह होगा। पहला, ये लोकसभा में प्रस्तुत होगा और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। इस मामले में तो हो गया धर्म विधेयक की तरह, परंतु राज्यसभा को इसमें समान शक्ति होगी, वो राज्यसभा स्वीकार कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। ये होगा इसमें सामान्य विधेयक की तरह। तो इसमें सामान्य विधेयक और धर्म विधेयक दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। इसके अलावा है 117 का 3, 117 के 3 में यह है कि 110 का कोई सब्जेक्ट शामिल नहीं है, धर्म विधेयक बिल्कुल नहीं है इसमें। और केवल एक चीज है कि संचित निधि से कोई व्यय कर रहा है तो संचित निधि पर भारत नहीं है, जो व्यय है संचित निधि भारत नहीं है, वो संचित निधि से अगर व्यय कर रहा है तो इस मामले में थोड़ा सा इसमें 110 विषय का जुड़ जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं जुड़ पाता। तो ऐसे विषय को हम 117 के 3 में रखते हैं। इसमें राष्ट्र एक मामले में धर्म विधेयक की तरह होता है, बस राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेने का। इसमें किसी भी सदन को भी प्रस्तुत किया जा सकता है इसको, और राज्यसभा की इसमें समान शक्ति होती है इस मामले में है। तो बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, 117 का 1 में क्या है, 117 का 3 में क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन आता है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी। तो 117 के 1 और 3 का थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस, उनकी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। एक और जो चीजें बची हुई है वो है पब्लिक फंड। पब्लिक फंड को लेकर के प्री में क्वेश्चन आते हैं, संसदीय और हमारी जो लोक लेखा नीति है, आकर्षण नीति है। तो पब्लिक फंड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो संविधान में 3 प्रकार के पब्लिक फंड है। एक है संचय निधि जिसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, एक है लोक लेखा नीति जिसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, एक है आकस्मिक निधि जिसे बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। संचित निधि की बात करें तो आर्टिकल 266 में इसकी व्यवस्था की गई है, ध्यान रखना कहां पर है, 266। स्टेट पीसीएस में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में है, इसलिए इसको जरूर याद रखें, ये 266 में है। इसमें होता क्या है कि सरकार का पैसा होता है जो टैक्स के माध्यम से सरकार लेती है, और ध्यान रखना कंसोलिडेटेड फंड में सरकार केवल विधि बना करके ही पैसा निकाल सकती है। किसके माध्यम से, केवल विधि के माध्यम से, इसलिए इसमें संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। और कंसोलिडेटेड फंड है वो राज्यों के पास भी होता है और वो संघ के पास भी होता है, राज्यों की संचय निधि तो संघ की संचय निधि। इसके बाद आती है लोक लेखा निधि, ये जनता का पैसा होता है, जैसे कोई सेविंग करवा रहे हैं आप, किसान विकास पत्र ले रहे हो, स्मॉल सेविंग करवा रहे हो, तो सारी जो सेविंग होती है जनता की, जो सरकार के पास निवेश होती है, वो सब पब्लिक अकाउंट समिति पब्लिक अकाउंट में आती है। और ये सरकार द्वारा ऑब्वियसली सरकार जो सेविंग लेती है बाद में सरकार को रिटर्न सहित लौटाना पड़ता है, तो सरकार को वापस देना पड़ता है। इसमें राष्ट्रपति संसद की जरूरत नहीं पड़ती, राष्ट्रपति की अनुमति पड़ती है। आकस्मिक निधि की बात करूं तो कोई अचानक से हमें कोई खर्च करना पड़ गया, संसद तो है नहीं, अचानक से कहाँ से खर्च कर पाएंगे, पैसा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में एक कंटीजेंसी फंड बनाया गया है जिसमें केवल राष्ट्रपति की सहमति से आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस पर जो कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्थिक मामलों के विभाग का जो सचिव होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होगा, वो संचित निधि पर नॉर्मली क्या रखता है, कंट्रोल रखता है ऑन द बिहेफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति की सहमति से इस पर खर्च हो सकता है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी जो रह गई थी संसद से संबंधित, क्योंकि टर्मिनोलॉजी संसद से रिलेटेड बहुत आती है, तो उनको आपको देखना है। जैसे दोस्तों एक होता है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव की बात करें, लोकसभा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुछ नीतियों और कृत्यों की आलोचना करती है। निंदा प्रस्ताव उन आधारों पर उल्लेख करना आवश्यक है जिन पर आरोप है। तो कौन करती है, ये लोकसभा लाती है, किस पे लाती है, मंत्रियों पे लाती है। तो इस आधार पर मंत्रियों को क्या जवाबदेही और उत्तरदायी बनाए रखती है। एक होता है नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव। आपको ये पता है कि संसद में सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद काम करती है, ये 75 के 3 में बात लिखी हुई है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के रूप से, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ध्यान रखना मंत्री कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति, और इनकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट। तो अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव, अगर लोकसभा क्या है, तो लोकसभा अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला दे, अब ध्यान रखना विपक्ष लाता है हमेशा अविश्वास प्रस्ताव और सत्ताधारी लाता है हमेशा विश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार का विश्वास प्रस्ताव अपने आप जीत जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आर्टिकल 53 में। इसमें कुछ शर्त है, प्रस्ताव को लाने के लिए अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा, सदस्यों की अनुमति प्राप्त 10 दिन के अंतर्गत सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, और किस आधार पर आप लाए जा रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाना चाहिए, और आप बहुमत से निर्णय, इसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। तो
इसमें क्या होता है कि जो लाने वाला होता है उसको बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। जैसे विपक्ष लाएगी तो उसको बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, और यदि बहुमत से पारित करवा देगा सरकार गिर जाएगी, नहीं करवाएगा सरकार बनी रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका नो मोशन कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी उनको देख लेते हैं। एक होता है प्रश्नकाल, आपको पता है संसद में प्रश्नों के द्वारा सरकार जवाब दे सुनिश्चित करती है। यही सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, मिनिस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपने ये योजना लेके आया, इस पर इतना खर्च किया, अब तक क्या हुआ? आपने एक्सप्रेस वे बनाया था, उस पर इतना करोड़ खर्च करना था, उसको इतने दिन में कंप्लीट करना था, अब तक क्यों नहीं किया? तो मंत्रियों को उसके लिए जवाब देना पड़ता है। तो इससे क्या है कि संसद मंत्रियों पर कंट्रोल कर सकती है, उनको जवाबदेही उत्तरदायी बनाए रख सकती है। अगर कोई मान ला किसी मिनिस्ट्री ने काम नहीं किया तो क्या बोलेगा? तो ऐसी स्थिति में उसको बोलना, और अगर वो नहीं बोलेगा, जवाब नहीं देगा, तो अगली बार पैसे उन्हीं से लेने आएगा, पैसा नहीं मिलेगा उसको। तो प्रश्नकाल के अंतर्गत मुख्य रूप से अच्छे से प्रशासनिक कार्यों पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो समय क्या होता है नॉर्मली प्रश्नकाल? सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलता है। राज्यसभा में पहले यह था कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में एक ही टाइम था, 11 से 12। लेकिन इससे दिक्कत क्या थी कि देखो प्रश्नकाल है, और प्रश्नकाल में जवाब देता है कौन? मंत्री। अब मंत्री बेचारा दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो या तो रोज राज्यसभा में प्रेजेंट हो सकता है या लोकसभा में प्रेजेंट हो सकता है। तो इसलिए इस टाइम को चेंज कर दिया, 11 से 12 कर दिया लोकसभा में और 12 से 1 कर दिया राज्यसभा में, ताकि मंत्री 11 से 12 लोकसभा में जवाब दे ले और 12 से 1 कहाँ दे ले जवाब? राज्यसभा। ठीक है। सूचना अवधि, अगर संसद में कोई प्रश्न पूछना है तो 15 दिन पहले कोई सूचना देनी पड़ती है, स्पेशली जो उसका महासचिव होता है, जैसे लोकसभा का महासचिव है, लोकसभा का महासचिव को प्रश्न भेजने पड़ेंगे। वो प्रश्न फिर मंत्री के पास जाते हैं, मंत्री फिर अपने सेक्रेटरी को भेजेगा और सेक्रेटरी डिपार्टमेंटों को भेज करके उनका आंसर लेके आता है। ठीक है। प्रश्नों की संख्या अगर बात करें तो जो मौखिक प्रश्न होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टार क्वेश्चन, और जो अमौखिक जो लिखित क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं अनस्टार क्वेश्चन। दो तरीके होते हैं, स्टार और अनस्टार। स्टार क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मौखिक, और अनस्टार क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लिखित। ठीक है। राज्यसभा में इनकी संख्या इतनी है, कोई भी सदस्य इनके पूछ सकता है, ये थोड़ा लिमिटेशन दी गई। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, अगर कोई स्टार क्वेश्चन है तो वो हो गया मौखिक, तो उसका जवाब भी क्या देना पड़ता है? मौखिक देना पड़ता है। लेकिन उसमें क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखना, स्टार क्वेश्चन में क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। जबकि अनस्टार क्वेश्चन है, अतारांकित क्वेश्चन है, वो कैसे उसका आंसर देना पड़ता है? रिटर्न में, लेकिन उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। इसलिए बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा है आपने, ठीक है ना, तो अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछा है तो उस क्वेश्चन में अनुपूरक प्रश्न में क्या होता है कि मौखिक प्रश्नों के तौर पर पूछे जाते हैं। ये ऑब्वियसली मैंने क्या बोला ना, जो मौखिक क्वेश्चन होगा उसी में ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएगा, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन बोलते हैं जनरल भाषा में, तो वो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसके बाद आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे इमरजेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हमें 15 दिन पहले सूचना नहीं देनी होती है। इनको क्या एक दिन पहले सूचना दे करके हम उनको पूछ सकते हैं, और इनके उत्तर सामान्यतः क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। इसके बाद मंत्रालयों का विभाजन एक चीज होती है, ऑब्वियसली है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग डिस्कशन करने के लिए हर मंत्रालय को अलग अलग डिवाइड करके जाता है। जैसे सोमवार को ये मिनिस्ट्री का मिनिस्टर आएगा, मंगलवार को ये आएगा, बुधवार को ये आएगा, फ्राइडे को ये आएगा। तो इस तरीके से संसद की कार्रवाई वो चलती है। दोस्तों अभी तक हमने संसद की काफ़ी चीज़ें हैं वो देखी, उसकी कार्यप्रणाली देखी, और विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है उनको समझा। सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप फैक्ट तो किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह मिल सकती है, गूगल पर है, यूट्यूब पर है, किताब है, बुक्स है, सब चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा यहाँ समझने का है वो है कि आप उस चीज़ को समझ के विश्लेषण कर पाए नहीं कर पाए। स्पीकर का रोल मनी बिल में क्या है, या कार्यपालिका प्रैक्टिकली कितना कंट्रोल हो पा रही है संसद से, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको देखना है। अगर इन क्वेश्चनों को आप समझ भी गए और थोड़ा बहुत लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे इस वीडियो को समझ चुके होंगे। इसलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें, जैसे ही वीडियो देखेंगे उसके बाद एक क्वेश्चन लिखें। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, स्टेट पीसीएस में पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को जवाब देना है और अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। इसके साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।